तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे अच्छे से। तो आज हमारे पास जो पेपर है 18 अगस्त 2025 जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है सारे, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जो रेलवे का एग्जाम होता है उसमें रेलवे क्वेश्चन तुरंत रिलीज नहीं करता है, कुछ समय बाद रिलीज करता है। तो ये जो क्वेश्चन लिया गया है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, वो इम्पोर्टेंट जो स्टूडेंट एग्जाम दिए थे उनसे लिया गया है, और जो वेबसाइट पर कुछ क्वेश्चन अपलोड किए थे वहाँ से लिया गया है। तो हम लोग इस वीडियो में जो टोटल पेपर है, जितना क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि अभी एग्जाम हो रहा है, आगे भी एग्जाम होगा। अपने को 18 तारीख को एग्जाम होना है, 18 तारीख को आज एग्जाम हो गया, ठीक। फिर 22 को होगा, फिर 28 को, 29 को, और सितंबर में 1 2 3 4 को ये सब एग्जाम होगा। तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, ऐसा ही पैटर्न पर क्वेश्चन रेलवे पूछता है। ये जो पैटर्न लिया गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से लिया गया है। इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया है वो ऐसा ही पैटर्न रहेगा, वैसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि अभिनव भावेश और छाया को 2 भागों में इतना रुपए उधार देता है। एक को क्रमशः 14% वार्षिक ब्याज की दर से और दूसरे को क्रमशः 17% वार्षिक ब्याज की दर से देता है, ठीक है। और 2 वर्षों बाद अभिनव को 16% प्रति वर्ष की संयुक्त ब्याज दर से उसको जो राशि है प्राप्त होती है। तो बोल रहा है कि जो 17% वार्षिक ब्याज की दर से इसको दिया था, भावेश और छाया को दिया था, वो धनराशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन मेथड से बनाते हैं, ठीक है। एलिगेशन मेथड, इसको थोड़ा सा हम लोग और कम कर लेते हैं थिकनेस को। देखो, तरीका क्या है, उसने 14% और 17% ब्याज दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 14%, 17%, और टोटल उसको 2 वर्ष के बाद कितना मिला, 16%, ठीक, राइट। और टोटल धनराशि कितना है, 2790। तो देखो, एलिगेशन मेथड क्या कहता है कि आप जो है इन दोनों का रेशियो ले लीजिए। आप पहले इसको इसमें से घटा दीजिए और इसको इसमें से घटा दीजिए, ठीक। और उनका उनका रेशियो ले लीजिए। तो हम यहाँ पर घटा देंगे 17 माइनस 16, और रेशियो ले लेंगे 16 माइनस 14, ठीक। 16 माइनस 14, सॉरी यहाँ पर 14 हो जाएगा। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 1, और ये क्या हो जाएगा, 2। 1:2 में इसको ब्याज दर दिया गया है। तो अब देखो, बोल रहा है कि 2 वर्ष बाद जो उसने 17% वार्षिक ब्याज की दर से धनराशि दिया था, उसका धनराशि कितना दिया था उसको ज्ञात करना है। तो देखो ये टोटल कितना हो गया, 3, राइट। और जो 17% ब्याज की दर से दिया था इसको, छाया को, इसका धनराशि कितना हो जाएगा, इसका हिस्सा 2 है तो टोटल 3 है, तो 2/3 हो जाएगा। और टोटल पैसा कितना दिया था, 2790, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 2790। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो 3 से कट जाएगा, 3 के 9, 3 330, और 330, सॉरी 3300 हो जाएगा ये। और इसको गुना कर देंगे, 33 दूना के, सॉरी 3 नमा, सॉरी यहाँ पर 3 नमा 27, इसको यार थोड़ा सा ले लेते हैं वो इरेजर, ठीक है। देखो देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था 2790 रुपया सारा, और 3 से कटाएंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, 3 नमा 27 हो जाएगा, 3 3 9, 930 हो जाएगा, ठीक। और 930 का दोगुना कितना हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे तो 1860। तो टोटल कितना दिया था 17% वाले को, यानी छाया को, उसने 1860 रुपया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखो एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। एलिगेशन मेथड क्या कहता है कि आप रेशियो लेकर बनाइएगा तो आसानी से बनेगा। आप बड़े वाले में से जो वार्षिक ब्याज प्रत्येक संयुक्त वर्ष उसको मिला है बाद में संयुक्त ब्याज दर, उसमें से इसको घटा दीजिए। यानी इसको अगर हम लिखेंगे तो ये लिखेंगे हाई माइनस एवरेज, ठीक। ये हो गया एवरेज, ये हो गया हाई, ठीक, और ये हो गया लो, ठीक। तो हाई माइनस एवरेज इज टू एवरेज माइनस लो, ठीक। देखो हमने यही लिखा है, हाई माइनस एवरेज 1 आ गया, ठीक, और एवरेज माइनस लो
1:2 आ गया, तो 1:2 के फॉर्म में इसने पैसा दिया है और टोटल कितना हो गया 3, राइट। और 17% वाले का हिस्सा कितना है 2, तो और उसका हिस्सा निकालने का कितना हो जाएगा 2/3, और टोटल धनराशि दिया है 2790। तो 2790 यहाँ पे लिख देंगे, उसको कटा देंगे तो 1860 रुपया आ जाएगा। मतलब 17% से उसने उसको 1860 रुपया दिया है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ p प्लस 1/p बराबर 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p के पावर 4 प्लस 1/p के पावर 4। देखो हमारे पास ये दे दिया है, ठीक ना, और इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो हम जानते हैं p प्लस 1/p बराबर कितना दे दिया है, दे दिया है 6, ठीक। हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2 इंटू ए इंटू पी, ठीक। ये हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, ठीक। अब देखो ये पी स्क्वायर कर गया, और ये 2 इधर चला जाएगा, ठीक। तो 2 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो देखो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा पी स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर बराबर 34। 2 इधर जाएगा घट जाएगा तो 34 हो जाएगा, राइट। अब देखो एक बार फिर हम इसको स्क्वायर लेते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे फिर से, तो ये हो जाएगा 34 का स्क्वायर। तो अब देखो ये हो जाएगा p के पावर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये देखो प्लस 1/p के पावर 4 ये भी हो जाएगा, अब प्लस 2 इंटू पी स्क्वायर इंटू 1/p स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 34 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर कर दो। 34 गुणे 34 कितना हो जाएगा, 4 16 के 6 80 लगा, 4 3 12 1 13, और 3 4 12 के 2 80 लगा, 3 3 के 9 1 10, ये हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 6 5 1 1 1156, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 1156, राइट। अब देखो इस पी स्क्वायर से पी स्क्वायर का, सॉरी यहाँ पी के पावर 4 होगा, यहाँ पी के पावर 4, तो ये दोनों कट गया। अब देखो पी के पावर 4 प्लस 1/p के पावर 4 हमारे पास कितना आ जाएगा, पी के पावर 4 प्लस 1/p के पावर 4 बराबर हो जाएगा, इधर 2 था इधर 1156 था, 2 घट जाएगा तो 1154, ठीक। तो हमारे पास इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखो हमें इसी का वैल्यू पूछ रहा था, p के पावर 4 प्लस 1/p के पावर 4, ठीक है। तो हमारे पास कितना गया 1154, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 4, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि दी गई आकृति में एंगल क्यू पी आर 60 डिग्री है, यानी एंगल क्यू पी आर ये एंगल 60 डिग्री है। यदि ओ क्यू और ओ आर एंगल क्यू और आर का कोण समद्विभाजक है, तब क्यू ओ आर का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्यू ओ आर का हमें इसका वैल्यू पता करना है, और ये दोनों जो है एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, समद्विभाजक है। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, मान लो कि ये एक्स है, ठीक। तो ये भी एक्स हो जाएगा क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, समद्विभाजक है, और इसको मान लो वाई, ठीक। तो ये भी वाई हो जाएगा, राइट। अब देखो ये 60 प्लस एक्स 2x प्लस वाई 2y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब देखो ये 60 हो जाएगा, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक, बराबर 180। 60 को इसमें इधर ले आएंगे तो घट जाएगा, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा हमारे पास 120, ठीक। 60 घट जाएगा इधर आएगा तो 120 हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक। अब देखो हमारे पास एक्स प्लस वाई 60 डिग्री हो गया। अब देखो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर कितना डिग्री हो गया 180 डिग्री। देखो इस ट्रायंगल में एंगल क्यू, एंगल एंगल वाई, एंगल एक्स, एंगल ओ क्यू ओ आर, इस त्रिभुज में हमें इसका समेशन कितना होगा, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। हमें एक्स प्लस वाई का वैल्यू पता है 60 डिग्री, 60 डिग्री पुट कर देंगे, और प्लस एंगल क्यू ओ आर बराबर 180 डिग्री। तो एंगल क्यू ओ आर कितना हो जाएगा 60 घटा देंगे इधर ले जाके तो 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 120 डिग्री। देखो हमें इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो ये एंगल दिया हुआ है, ठीक, और ये जो बन रहा है एंगल अगर इन दोनों के समद्विभाजक से बन रहा है तो इसका दोगुना हो जाएगा। ये एंगल क्यू ओ आर बराबर 2 इंटू एंगल क्यू पी आर, ये थ्योरम है, ठीक ना।
ये होता है, ठीक। इसको याद रख सकते हो। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एंगल क्यू ओ आर बराबर 2 इंटू एंगल क्यू पी आर, ठीक ना। ये होता है, ये थ्योरी में, ठीक ना, इसको याद रखना। इतना सोल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, राइट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपए 24,000 एट द रेट 12% पर एनम कंपाउंड सेमी एनुअली, कंपाउंड सेमी एनुअली फॉर 1/1/2 ईयर्स। देखो कह रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है, राइट। यहाँ पर रेट दे दिया गया है 12%, ठीक। लेकिन कंपाउंड सेमी एनुअली है, ठीक। तो फॉर सेमी एनुअली कितना हो जाएगा, फॉर हाफ सेमी एनुअली मतलब हाफ, हाफ कितना हो जाएगा 12/2 यानी 6%। तो हमें इसको लेकर बनाना है क्योंकि सेमी एनुअली दिया है, 6 महीने के लिए दिया है, ठीक ना। अब देखो टाइम कितना दे दिया है, ये दे दिया है 1.5 साल। 1.5 साल बराबर कितना होता है 18 महीना, ठीक, 18 मंथ। अब देखो प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल दे दिया है 24,000, ठीक। तो बोल रहा है कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पता कीजिए। तो हम अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है पी इंटू 1 + R/100 के पावर टाइम, ठीक। सब में पुट कर देंगे वैल्यू, ठीक ना। तो देखो पी का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 24,000, 1 + R का वैल्यू है 6/100, ठीक। टाइम है 18 महीना, ठीक। सॉरी 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 सॉरी, टाइम है टाइम कितना दिया था, टाइम दिया है 1/1/2, ठीक ना, यानी 1.5 साल। हाँ तो ये 18 महीने हो गया, और हमें निकलना था सेमी एनुअल यानी 6 महीना से। तो ये कितना टाइम कितना हो जाएगा, 3 6 3 18, सॉरी यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक। हमें यहाँ पर सेमी एनुअल 6 6 महीना पर निकलना था, और टोटल टाइम था 18 महीना, ठीक। तो टोटल टाइम कितना लगेगा 18/6 यानी 3, ठीक। तो यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा 3 3। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हो गया 24,000, ये हो जाएगा 106/100 पावर 3, ठीक। इसको और थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 24,000 गुणे, देखो ये हो जाएगा 1.06, राइट, 1.06 के पावर 3, राइट। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, इसको सोल्व करने पर ये हो जाएगा 24,000 इंटू, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा कुछ 1.2, ठीक। तो इस पूरे को करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 28,584, ठीक, इतना आएगा। अब देखो हम जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, A - P होता है, और हमारे पास अमाउंट कितना गया है 28,584, ठीक। और प्रिंसिपल कितना था 24,000, इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, 4580, ठीक, 4584, ये ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना है, अमाउंट निकाल लेना है पुट करके यहाँ पे, ठीक ना। अमाउंट निकालने के बाद हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देना है A - P और सोल्व कर देना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट, 2 आदमी वोट में खड़ा होते हैं, ठीक ना। और एक को 53% वोट मिला, जो 512 वोटों से जीत गया। यदि 90% लोगों ने वोट डाला और 400 वोट अवैध वोट थे, तो मतदान सूची में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 आदमी है, दोनों खड़े हो रहे हैं, ठीक। एक को मिला 53% वोट, ठीक ना।
मान लो ए आदमी था, उसको मिला 53% वोट, ठीक। और उसका अगला उम्मीदवार बी था, तभी वो कितना मिला 47%, तभी ना 100% होगा, राइट। अब देखो जो इनका मार्जिन है, मार्जिन कितना हो जाएगा, कितना से जीता, मार्जिन हो जाएगा 53 - 47%, यानी 6%, यानी 6% वोट से जीता। अब देखो जो उसने दे दिया है मार्जिन का वैल्यू 516, ठीक ना, 516। तो देखो टोटल वैलिड वोट कितना हो जाएगा, टोटल वैलिड वोट ये हो जाएगा 6%। देखो यहाँ पे दे दिया है 6% दे दिया है मार्जिन, और एक इक्वल है 516, सॉरी यहाँ पे 516 के बराबर है, राइट। अब देखो टोटल वैलिड वोट क्या हो जाएगा, इसको 6% को हम लिख सकते हैं 6/100, ठीक। अब देखो जो टोटल वैलिड वोट है वो 6% से जीता है, हमको टोटल वैलिड वोट निकालना है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 6% बराबर 516, ठीक ना। तो देखो टोटल यहाँ से टोटल वैलिड वोट निकालेंगे, टीवी भी लिख दे रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 6 अपॉन, यहाँ पर 6% को 6/100 लिख सकते हैं, तो ये 6 चल जाएगा ऊपर, ठीक, इंटू 100, और ये 6 आ जाएगा नीचे। तो देखो कितना वोट पड़ा, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास कट के आ जाएगा, ये हो जाएगा तुमको 8, 8 × 4 = 48, 3 × 36 = 36, ये हो जाएगा 86। तो टोटल वोट कितना हो जाएगा 8600, ठीक ना, 8600 टोटल वोट हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पर लिख रहे हैं हमारे पास टोटल वैलिड वोट आ गया कितना, 8600। अब देखो कितने लोगों ने वोट डाला, टोटल वैलिड वोट बराबर क्या हुआ, जितने लोगों ने वोट डाला यानी पोल्ड वोट, जितने लोगों ने वोट डाला माइनस इनवैलिड वोट। देखो कुछ वोट जो थे इनवैलिड भी हो गए, लोगों ने वोट डाला लेकिन वो इनवैलिड हो गया, ठीक ना, उसको कंसीडर नहीं किया गया, तो ये भी ना वोट में काउंट होगा ना, टोटल वोट में। भले वो कंसीडर नहीं हुआ, इनवैलिड था, उसको मान्यता नहीं मिला, लेकिन वोट तो लोगों ने दिया, तो इसमें से टोटल वोट में से पोल वोट में से उसको घटा देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा। तो देखो पोल्ड वोट कितना था हमारे पास, पी भी मान लो, और हमारे पास टोटल वोट कितना है 8600, ठीक। अब देखो माइनस करेंगे, इनवैलिड वोट दे दिया हमारे पास 400, 400 वोट हमारा इनवैलिड था, तो 400 हो गया, तो यहाँ पर पोल्ड वोट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8600 और प्लस हो जाएगा ये 400, तो ये कितना हो जाएगा 9000, ठीक ना। और बोल रहा है कि 90% वोट लोगों ने दिया था, टोटल वोट का 90% लोगों ने वोट दिया, ठीक। तो यहाँ पर टोटल वोट कितना हो जाएगा, टोटल वोट 90% ऑफ 9000, 9000 जो वोट पड़े उसका 90% लोगों ने वोटिंग किया था, तो ये हो जाएगा 90% का मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पर देखो इस लाइन को यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा 90/100, ठीक, और गुणे 9000, राइट, ये हो जाएगा 9000। देखो 2 जीरो से 0 0 कट गया, और 9 8100, ठीक। अब देखो नहीं नहीं यहाँ पे ये थोड़ा देखो पोल्ड वोट हमारे पास इतना है, ठीक है, जो पोल्ड वोट है वो टोटल वोट का 90% है, ठीक है, टोटल वोट का 90% है, तो हमारे पास पोल्ड वोट का वैल्यू दिया हुआ है 90,000, ठीक। और टोटल वोट हमें निकालना है, टोटल वोट का सॉरी टोटल वोट का 90% यानी 90/100, और टोटल वोट हमें इसी का निकलना है, नंबर ऑफ वोटर, टोटल नंबर ऑफ वोटर कितना था, टीवी मान लिया इसको, तो देखो इसको निकालेंगे टीवी को, तो टीवी बराबर क्या हो जाएगा 9000 गुणे 100/90, ठीक। तो 9 से 9 कट गया, तो कितना हो जाएगा एक, 9 से 9 कट गया तो 1000 गुणे 10 की पावर 5 हो गया, यानी 10,000, ठीक। तो 10,000 लोगों ने वोट दिया, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होगे, सिंपल सा, पहले मार्जिन निकाल के जितना परसेंट आएगा
उसको टोटल वैलिड वोट जो है उससे गुणा कर देना है। तो यहाँ पे गुणा करोगे तो यहाँ से टोटल वैलिड वोट का वैल्यू निकल के आ जाएगा 8600। अब 8600 में से जो इनवैलिड वोट है उसको भी जोड़ दोगे, ठीक। तो यहाँ पर तुमको मिलेगा पोल्ड वोट, और पोल्ड वोट बराबर हो जाएगा टोटल वोट गुणे 90%, क्योंकि जो पोल्ड वोट है सिर्फ टोटल वोट का 90% लोगों ने पोल्ड वोट दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा टीवी टोटल वोट, और यही हमसे पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितना थे, ठीक है। चलो हो गया। ये सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि हमें इसको सोल्व कर देना है। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, हम इसको पहले फ्रैक्शन में कर लेते हैं। ये हो जाएगा अतिरिक्त 24 प्लस 1 25/3 हो जाएगा, ठीक। अब ये देखो, पंचों के 20 21/4 हो जाएगा, और 13 5 65 एक 66/5 हो जाएगा, प्लस 6 5 30 3 33/5 हो जाएगा, ठीक। अब देखो हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, एलसीएम 60 हो जाएगा। अब देखो 20 3 60 होगा है, तो 25 20 3 60, तो 25 गुणे 20 करेंगे तो 25 दूनी के 50 500, ये हो जाएगा 500 प्लस 15 चौके 60 21 गुणे 15 यहाँ पे कर लो, 5 का 5 5 दूनी 10 1 5 1 इकाई 1 1 दूनी के 2, ये हो जाएगा 5 1 2 1 3 315 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा 315, ठीक। प्लस अब देखो 12 5 60 होता है, तो यहाँ पर 66 गुणे 12 कर लो, 6 दूनी के 12 6 दूनी के 12 1 13 1 छके 6 1 छके 6, ये हो जाएगा 2 6 3 9 792 हो जाएगा ये, ठीक। अब प्लस 33, ये 33 है, ये 12 5 60 हो जाएगा, तो यहाँ पर 33 गुणे 12, इसका आधा हो जाएगा ये, 3 दूनी के 6 3 दूनी के 6 1 3 3 1 3 3 6 6 3 9 396, ठीक है, 396। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 500 प्लस 315 प्लस 792 प्लस 396 करेंगे कैलकुलेटर से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2003, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 2003/60, तो इसको अप्रोक्स 2000 मारने भागे 60 करके, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कुछ 33 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना, 33.38 ऐसा कुछ आ रहा है। तो ऐसा कोई ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस, राइट। चलो ये सिंपल था, कोई भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एवरेज मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट इन द सब्जेक्ट आर 68, ठीक है। तो एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल नंबर, टोटल सब्जेक्ट कितना है 68 अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 है, ठीक है। तो हमारे पास द एवरेज मार्क्स, नहीं सॉरी, ये यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, ठीक है ना, नहीं दिया है, ये हमें पूछ रहा है, ठीक है ना। देखो ये एवरेज दे दिया है, यहाँ पर नंबर ऑफ मार्क्स, नंबर ऑफ मार्क्स एवरेज दे दिया है, एवरेज बराबर 68, ठीक। तो नंबर ऑफ मार्क्स कितना हो जाएगा, 68 गुणे 5, राइट। अब देखो कह रहा है कि हाउ मच विल द एवरेज विल बी इंक्रीज इफ मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट रॉन्गली टेकन एज 65 इंस्टीट्यूट ऑफ 80। कह रहा कि एक लड़की ने 65 की जगह 80 लिख दिया, ठीक। तो उसका मार्क्स, उसका एवरेज कितने से बढ़ जाएगा, ठीक है, कितने से चेंज हो जाएगा। तो देखो उसने 65 लिखा है, ठीक, और उसको लिखना चाहिए था 80, तो कितना जोड़ना चाहिए, 15। तो टोटल मार्क्स में हम कितना जोड़ देंगे, 15, ठीक। तो 15 जोड़ देंगे तो 80 आ जाएगा। अब फिर इसका एवरेज निकाल लेंगे 5 में। तो देखो 68 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 8 5 40 के 0 80 लगल 4 6 5 3 4 34, ये 340 आ गया, ठीक। 340 प्लस 15, देखो ये टोटल नंबर था, और इसने 65 लिख दिया है, लेकिन 80 की जगह 65 लिख दिया है, तो यानी 15 और जोड़ता तब ना सही होता। तो 15 हमने जोड़ दिया तो बिल्कुल 80 हो गया, यानी जो रॉन्गली टेकन था वो राइट हो गया। ये कितना हो जाएगा 355। अब इसका एवरेज निकाल देंगे,
355/5 ये हो जाएगा न्यू एवरेज। ठीक है, ये करेंगे तो 5, ये हो जाएगा 5×7 = 35, 5 का 5, ये हो जाएगा 71। तो कितने से चेंज हुआ, बाद में 71 आया, पहले कितना था 68, तो ये चेंज हो गया 3 से। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। समझ गए होगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एक डीलर एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचता है और फिर उसे 12% का लाभ होता है, राइट। तो बोल रहा है कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य 750 रुपये है तो आप उसका अंकित मूल्य बता दीजिए, राइट। देखो अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है डीलर, और फिर बोलता है 12% लाभ होता है, ठीक ना। और उसका क्रय मूल्य है 750 रुपये, राइट। हमारे पास इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसको याद रखे होगा तुम लोग। सॉरी थोड़ा सा ग्लिच आ गया था। मार्क प्राइस पूछ रहा है, ठीक ना। मार्क प्राइस क्या होगा, तो हमारे पास फार्मूला होता है मार्क प्राइस बराबर CP इंटू 100 प्लस गेन, ठीक, परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक, तो हम इसमें डायरेक्ट रख देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो CP कितना है 750, तो 750 हो जाएगा गुणे 100 प्लस गेन कितना था 12%, ठीक, और 100 माइनस डिस्काउंट कितना था 80। ठीक, तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 750 और ये हो जाएगा 112 और ये हो जाएगा, सॉरी डिस्काउंट 20 था, ये हो जाएगा 80। ठीक, अब देखो एक जीरो से जीरो कट गया, 8 से कटाएंगे तो 8 का 8, 3 8 से 32 14 हो गया, और 75 गुणे 14 कितना होता है 1050। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1050, डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है, ठीक ना। तो इसमें कुछ समझाना था नहीं, ये तो सिंपल था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि पाइप P एंड Q कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स एंड 30 आवर्स रिस्पेक्टिवली। मतलब P और Q 15 घंटे और 30 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, और एक निकासी पाइप 20 घंटे में एक टैंक को खाली कर सकता है। यदि उन्हें साथ खोला जाता है तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। देखो एक मान लो ये टैंक है, ठीक, एक पाइप इधर से लगा हुआ है P, एक पाइप इधर से लगा हुआ है Q, ये भी इसमें पानी भर रहा है, ये भी इसमें पानी भर रहा है, और एक है मान लो X पाइप, और ये पानी निकाल रहा है, और इसका जो 15 घंटे में भर रहा है, 30 घंटे में भर रहा है, और ये 20 घंटे में खाली कर दे रहा है। तो बोल रहा है कि कितने घंटे में टैंक भर जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग एलसीएम से बनाते हैं, एलसीएम एलसीएम लेते हैं तीनों का। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 15 30 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास 60 हो जाएगा। ठीक, मान लो कि 60 लीटर पानी है टोटल। ठीक, तो अब देखो सबका रेट निकालेंगे। पी कितने, पी जो है 15 घंटा ले रहा है, तो पी का रेट कितना हो जाएगा 60/15, राइट, यानी 4 लीटर/आवर। 1 घंटे में 4 लीटर वो भर देगा। इसी तरह क्यू, क्यू का लीटर कितना हो जाएगा, क्यू का रेट इसका 30 है, 60/30 यानी 2 लीटर/आवर, यानी 1 घंटे में 2 लीटर पानी वो डाल देगा। ठीक, अब देखो आउटलेट यानी एक्स का रेट कितना है, एक्स का रेट कितना हो जाएगा, इसका 20 है, तो 60/20 यानी 3 लीटर/आवर, यानी 1 घंटे में 3 लीटर पानी खत्म कर देगा। ठीक है, 1 घंटे में दोनों मिलकर 5 लीटर भरेंगे, सॉरी 6 लीटर भरेंगे, और 1 घंटे में ये 3 लीटर खत्म कर देगा। तो बोल रहा है कि कितने घंटे में पानी टैंक भर जाएगा। तो यहाँ पर नेट रेट क्या हमारा हो जाएगा, नेट रेट बराबर, देखो ये 4+2 और ये माइनस है, ठीक ना, खाली कर रहा है ये, तो माइनस होगा, -3 बराबर 3 लीटर/आवर। ठीक, इसका नेट रेट है 3 लीटर/आवर। तो कह रहा है कितने समय में भरेगा। हमारे पास टोटल यूनिट कितना है भाई
60 लीटर है और रेट है 3 लीटर, तो टाइम कितना लगेगा? टाइम बराबर क्या होता है? यूनिट यानी 60 लीटर अपॉन रेट यानी 3 यानी 20। हाँ, 20 घंटे में भर देगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20। ठीक है, इसमें कुछ था नहीं, बस समझना था। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि इफ अ नंबर इंक्रीज बाय 20% देन इट बिकम 45 मोर ऑफ 30% ऑफ इट सेल्फ, देन फाइंड द नंबर। कह रहा है कि एक नंबर है, अगर उसको 20% से बढ़ा दे रहे हैं तो वो अपने ही 30% से 45 ज़्यादा हो जा रहा है। तो देखो मान लो कि नंबर एक्स है, लेट नंबर बराबर एक्स, तो 20% ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? 20/100 एक्स यानी 2/10 यानी 1/5 एक्स। ठीक, ये हो जाएगा इंक्रीज बाय 20%। टोटल नंबर कितना हो जाएगा? न्यू नंबर इतना था, 20% से बढ़ गया यानी इतना बढ़ गया, तो टोटल कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 1/5 एक्स। ठीक है, ये हो गया इंक्रीज के बाद। अब बोल रहा है कि जो इंक्रीजमेंट है वो अपने ही 30% से 45 से अधिक हो जा रहा है, यानी एक्स प्लस 1/5 एक्स इक्वल टू 30% ऑफ इट सेल्फ, यानी 30% ऑफ इट सेल्फ यानी एक्स। अब प्लस कितना हो जा रहा है? मोर 45। ठीक है, 45। हमें इसी को सोल्व करना है। तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/10। इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1/5 एक्स माइनस हो जाएगा 3/10 एक्स बराबर 45। ठीक, इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, तो ये हो जाएगा 10 एक्स, ये हो जाएगा 5×2 = 10 यानी 2 एक्स, और ये हो जाएगा 3 एक्स। ठीक ना, माइनस में, और ये हो जाएगा 45। अब देखो ये कितना हो गया? 10×2 = 12 3 यानी 9 एक्स बराबर 10 इधर गुणा हो जाएगा तो 45×10। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 45×10/9। 9 से कट जाएगा, 9×5 = 45 यानी 50। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 50, यानी नंबर कौन सी है? 50 है। समझ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। देखो क्या बोल रहा है। बोला कि इन त्रिभुज एबीसी राइट एंगल एट बी। देखो एक त्रिभुज है एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल है और बी पे राइट एंगल है। ठीक ना, ये एंगल बी है और मान लो ये ए है और ये सी है। ठीक, बोला कि tan a बराबर 1/2। देखो tan a बराबर 1/2 दिया हुआ। tan a क्या होता है? tan a होता है, ये हो गया tan a के लिए परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये है 1, ये है 2, तो ये कितना होगा? √5। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हो जाएगा √1² + 2², तो 2 2 4 1 5 √5। ठीक है, ये हो गया √5, तो हमें सारा साइड मिल गया। ठीक ना, अब देखो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a इंटू cos a माइनस cos c अपॉन cos c इंटू sin c माइनस sin a। राइट, हमारे पास यही क्वेश्चन है। देखो साइन ए निकालते हैं। साइन ए क्या होगा? साइन ए ये है और सी ये है। साइन ए हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी 1/√5, तो ये हो जाएगा 1/√5। ठीक, अब देखो cos से क्या होगा? cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 2/√5, ये माइनस cos सी ये है, तो cos से क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 1/√5, ये हो जाएगा 1/√5। ठीक, अब देखो नीचे cos सी क्या होता है? 1/√5 बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 1/√5। ठीक, अब ये देखो साइन से क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी हो जाएगा 2/√5। ठीक, अब देखो साइन ए क्या हो जाएगा? 1 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी 1/√5, 1/√5। ये तो ऊपर वही जो नीचे भी वही है, तो कितना हो जाएगा? 1 कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, ऑप्शन नंबर 2। ठीक ना, सिंपल सा पुट कर देना है बस, इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:5 एंड देयर एलसीएम इज 27 ग्रेटर देन देयर एचसीएफ। मतलब दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है और उनका लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक से 27 अधिक है, तो बड़ी संख्या का मान क्या है। मान लो कि उनका जो नंबर है, लेट नंबर बराबर 2x एंड 5x, ठीक ठीक है। तब इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा भाई, नंबर ये है, और एचसीएफ कितना हो जाएगा, इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा, एक्स। इन दोनों में हाईएस्ट फैक्टर क्या है, एक्स ही ना है, तो जो दोनों में कॉमन है, एक्स से दोनों कट जाएगा तो एचसीएफ एक्स हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम दिया है कि 27 से एचसीएफ से 27 अधिक है, यानी एचसीएफ एक्स है तो एलसीएम एक्स प्लस 27 हो जाएगा, ठीक। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लार्जर नंबर। हम जानते हैं ये ए है, ए बी है। हम जानते हैं कि ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो ए का वैल्यू है 2x इंटू ये है 5x बराबर एलसीएम कितना है 27 प्लस एक्स इंटू एलसीएम एचसीएफ कितना है एक्स। देखो एक्स से एक्स कट गया तो ये हो जाएगा 10x बराबर 27 प्लस एक्स। तो एक्स को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 9x। तो 9x बराबर 27, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, 9×3 = 27। तो x बराबर 3 आ गया, तो बड़ी संख्या कितना है 5x। तो बड़ी संख्या बराबर 5 इंटू एक्स का वैल्यू 3 है तो 5×3 = 15, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15, ठीक। समझ गए होगे, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना है कि जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है वह उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल होता है, राइट। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ 10, 20 x एंड 40 आर इन प्रोपोर्शन देन फाइंड ऑफ x। इसमें कुछ नहीं दिया है, कह रहा है कि 10, 20 और x 40 प्रोपोर्शन में है तो x का वैल्यू निकालिए। तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, कुछ इसमें कुछ है नहीं। ये कट गया और ये कट गया 20, तो x बराबर क्या हो गया 20। सिंपल, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखो कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 144 और 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि छोटे त्रिभुज की लंबी भुजा 24 सेंटीमीटर है तो बड़े त्रिभुज की लंबी भुजा ज्ञात कीजिए। दो सिमिलर ट्रायंगल है, मान लो ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक, और एक छोटा सा त्रिभुज है इसी में, मान लो कि ए डी ए, ये ठीक है। दो त्रिभुज है, दोनों सिमिलर है, ठीक। कह रहा है कि इसका एरिया है 196 और इसका एरिया है 144। स्मॉलर ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड यानी डी का वैल्यू दे दिया है 24, तो बोल रहा है कि बीसी का वैल्यू बताओ, यानी बड़े त्रिभुज की लंबी भुजा बीसी, मान लेते हैं बड़े त्रिभुज की लंबी भुजा बीसी है तो बीसी का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि जो साइड होता है और साइड का स्क्वायर जो होता है वो एरिया के प्रोपोर्शनल होता है इन सिमिलर ट्रायंगल, इन सिमिलर ट्रायंगल, ठीक। अब यही हम इसमें यूज करेंगे, देखो तो ये हो जाएगा साइड डी ई अपॉन बी सी, ठीक। इसका स्क्वायर डेल्टा ए, छोटे वाले का ए डी ई अपॉन डेल्टा ए बी सी। देखो ये छोटे वाला का एरिया है, ये बड़े वाला का एरिया है, ये छोटे वाला का साइड है, ये बड़े वाला का साइड है, दोनों का स्क्वायर जो है वो एरिया के बराबर होता है। ये त्रिभुज का, सिमिलर त्रिभुज का ये प्रॉपर्टी है, नियम है, इसको याद रखना है, ठीक ना। तो देखो डी का वैल्यू दे दिया है 24 और बी सी का वैल्यू हमें बताना है और इसका स्क्वायर है, ठीक। और इसको ए डी ई कितना दिया है भाई 144 और ये है 196, ठीक। अब देखो स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर आ जाएगा रूट, ठीक, तो इसको हटा देते हैं। तो रूट 144 कितना होता है 12 और 196 का 14, ठीक ना। तो हमारे पास बीसी बराबर क्या हो जाएगा 12×14 है, और जो उल्टा कर देंगे इसको, मान लो अभी ये हो जाएगा 20, इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/BC बराबर 12×14 इंटू हो जाएगा 24, नीचे आ जाएगा तो इसको पलट देंगे तो यहाँ पे BC बराबर क्या हो जाएगा 14×24×12, ठीक।
12 दूनी के 24, 14 दूनी के 28। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर। ठीक ना। देखो बोल रहा है कि समीकरण इतना में उनके मूलों का रेशियो इतना है, अनुपात इतना होने के लिए m का धनात्मक मान क्या होना चाहिए। ठीक ना। इनका रेशियो दिया हुआ है 3:2। यहाँ पर दे दिया है अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर 2। तो बोल रहा है कि m का मान क्या होना चाहिए इनका मूल का अनुपात 3/2 होने के लिए। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। देखो हम इसको यूज करेंगे, पहले इसको यूज करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? c/c कितना है? 5। ये हो जाएगा 5/12। ठीक। और यहाँ पे हम यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा -b/8। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b यानी -m/a कितना है? 12। ठीक ना। अब देखो यहाँ पर ये जो रेशियो दिया हुआ था, तो हम इसको एक्चुअल वैल्यू कितना ले लेंगे? 3x 2x। तो अब ये देखो यहाँ पर हो जाएगा 3x इंटू 2x बराबर 5/12। ठीक। ये हो जाएगा 3 दूनी के 6, 12। ये 12 ऊपर आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये? सब 3 दूनी के 6, एक्स स्क्वायर बराबर 5/12 ये हो जाएगा। ठीक। तो अब देखो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5/12 छके 72 ये आ जाएगा। ठीक। ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर का वैल्यू। एक्स का वैल्यू हो जाएगा √5/√72 को क्या लिख सकते हैं? 72 को लिख सकते हैं 9 इंटू 4 × 2। ठीक। तो 9 का आ जाएगा 3 बाहर, 9 का बाहर आ जाएगा 3, और 4 का बाहर आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा √2 यानी 3 दूनी के 6 √2 यानी √5/6 √2 ये आ जाएगा एक्स बराबर। ठीक। तो हम दोनों रूट निकालते हैं पहले। अल्फा का वैल्यू है 3x। अल्फा बराबर 3 इंटू एक्स का वैल्यू है √5, यहाँ पे √5 यहाँ पे 6 √2। तो ये 3 से कट गया 2, तो ये हो जाएगा √5/2 √2। ये हमारे पास अल्फा का वैल्यू आ गया। ठीक। अब देखो बीटा बराबर क्या हो जाएगा? बीटा बराबर क्या हो जाएगा? बीटा का वैल्यू है 2x। ठीक। तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू है √5/6 √2। और देखो 2 से कट जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा? √5/3 √2। ये हमारे पास बीटा आ गया। ठीक। तो हम इस फार्मूला में पुट करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा इसमें। ठीक ना। तो अल्फा प्लस बीटा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा का वैल्यू √5 + 2 √2। देखो यहाँ पर हम बदल देते हैं इसको। ये हो जाएगा √5 प्लस अपॉन 2 √2 प्लस ये है कितना है? 5/√3 √2। तो हो जाएगा √5/3 √2। ठीक है। ये कितना हो जाएगा? -5/12। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर लिखते हैं इसको। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 3 दूनी के 6 √2 हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा 6 √2। अब देखो ये कितना बार में कटेगा? 3 बार में, तो ये हो जाएगा 3 √5 प्लस ये हो जाएगा 2 बार में कट जाएगा, तो 3 दूनी के 6 यानी 2 √5 ये हो जाएगा। ये वैल्यू कितना है? -m/12। देखो 6 से तो 12 कट गया 2 बार में, और √2 से ये कट गया √2 बार में। अब ये देखो 3 दूनी के 5 √2 हो गया। ये 5 √2 बराबर -m/√2। तो √2 को इधर कर देंगे, सॉरी यहाँ पर √5 है, तो ये हो जाएगा m बराबर 5 √2। ठीक। इंटू 5 √5 इंटू √2 यानी कितना हो जाएगा? 5 √10। ठीक है। ये समझ में आया?
ये था 5√5 प्लस √2, तो ये √2 5√5 और ये √2 √10 हो जाएगा, तो 5√10 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कुछ करना नहीं था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा करके सोल्व कर देना था फर्स्ट। ठीक ना, देखो अभी क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन में बोल रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इतना, ठीक ना, द डायमीटर ऑफ बेस इज इतना, व्हाट इज 50% वॉल्यूम इन सेंटीमीटर ऑफ द सिलेंडर। हमारे पास दिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दे दिया। हम क्या जानते हैं टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h+r। ठीक, जितने थोड़ा कम करता है, आइए हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा 40/92। ठीक, ठीक है ना। अब देखो कह रहा है कि डायमीटर ऑफ इस बेस 21 सेंटीमीटर दे दिया है, डायमीटर दिया है तो रेडियस कितना हो जाएगा 21/2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर रेडियस पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 2π × 21/2 इंटू h+r बराबर 40/92। ठीक ना, अब देखो ये 2 से 2 कट गया, और यहाँ पे भी 21/2 कर दो शायद डायरेक्ट, (21/2) ठीक ना। अब देखो हमें ये दे दिया है, एच का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं कि 21π, इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ से। देखो h+21 क्या हो जाएगा, 21π से इसको डिवाइड कर देंगे 4092/21 इंटू 22/7। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, तो ये कट जाएगा 3 बार में, 22×3 = 66, तो ये हो जाएगा 40/92/66। ठीक ना, अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 40/92 भागे 66। ठीक ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास 62। ठीक, तो हमारे पास इसका वैल्यू हो जाएगा 62। ठीक, अब देखो अब इसमें से 21 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 62 - 21, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, यानी 41। तो एच का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 41। अब देखो बोला कि व्हाट इज द 50% ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, होता है πr²h। ठीक, तो 50% क्या हो जाएगा 1/2 πr²h, यही होगा 50%। हाफ पूछ रहा है, तो देखो 1/2 यहाँ पे हो गया, इंटू पाई का वैल्यू होता है 22/7, और इंटू आर कितना है 21/2। ठीक है, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा 21 का स्क्वायर यानी 441/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और इंटू एच का वैल्यू कितना है हमारे पास 41। ठीक, हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 4×10⁻40 लगभग 40 हो जाएगा, और 22/7, तो ये हो जाएगा 17×21, ये हो जाएगा 3.14, और ये कट जाएगा 10 को 5, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3.14 इंटू 441 और गुणे 5, ये आ जाएगा कम से कम, तो हो जाएगा 400 इंटू 5 2000 2×3 = 6। इसको करेंगे सोल्व तो लगभग कितना आ जाएगा, सोल्व करते हैं यहाँ पे 3.14
इंटू 444, सॉरी 441, 441 गुणे 5, ठीक। तो ये कुछ आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा कुछ 8920, ठीक ना। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। समझ गए होगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि राज एंड राहुल का जो वर्क का एफिशिएंसी है वो 10/3:2 है, ठीक। और यदि राज कार्य को 12 दिन में कर सकता है तो राहुल अकेले कार्य को कितना दिन में करेगा। बिल्कुल आसान है। देखो राज इंटू राहुल का रेशियो क्या है, 3:2। और जो राज करता है वो 12 दिन में काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा, वर्क डन बाई राज इन 1 डे, ठीक। 1 डे में कितना करेगा ये, तो ये करेगा 1/12। तो राहुल कितने दिन में कर पाएगा, राहुल कर पाएगा 3/2 है, तो राहुल का क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 1/12, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 6 यानी 1/18। एक दिन में कितना काम कर पाएगा ये राहुल, 1/18 पार्ट। और राज कितना कर पा रहा था, 1/12, ठीक। तो अब पूछ रहा है कि टोटल टाइम कितना लगेगा, तो टोटल टाइम क्या होता है, टाइम होता है 1/वर्क, यानी 1/1/18 यानी 18। ये हो जाएगा 18 दिन में कर पाएगा। ऑप्शन नंबर 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपए एक्स इज 7.5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। यहाँ पर टाइम दे दिया इज 20.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर हमारे पास टाइम दे दिया है 2 ईयर्स, ठीक। रेट कितना है भाई, 7.5%, ठीक। इसको हम लोग रेट लेते हैं, ठीक ना। अब देखो, और ये हमारे पास दे दिया है सिंपल इंटरेस्ट, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपए एक्स, ठीक ना। 7.5% पर एनम, ठीक। इज रुपए 22। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अंतर है वो 22.5 दे दिया है, ठीक ना। हमें पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट का निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 600, ठीक ना। ये निकाल लेंगे। और अब एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/T/100, ठीक। तो देखो P का वैल्यू हमें x यही दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 600 बराबर x इंटू आर का वैल्यू दे दिया 7.5 और इंटू टी का वैल्यू दे दिया है 2 साल अपॉन ये 100, ठीक। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालने से कितना आएगा, x बराबर हो जाएगा 600 गुणे 100 अपॉन 7.5 इंटू 2, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा 300 और 75 से कट जाएगा 40 यानी 4000। 4000 इसका हो गया ये। अब आपको बताना ये है कि सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू 600 कहाँ से आया है, ठीक ना। आप इसको कमेंट में बताइएगा, ठीक ना। हमने तो सिंपल इंटरेस्ट लिख दिया कि 600 आएगा भाई, और ये डिफरेंस दिया हुआ है, तो ये कहाँ से आया है आपको बताना है, राइट। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इससे मैं कह रहा है कि द लेंथ, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 मीटर है। एक समचतुर्भुज है ये, ठीक। और इसकी प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है 5 मीटर है, ठीक।
और उसके एक विकर्ण की लंबाई 2.8 है, एक विकर्ण है 2.8, ठीक ना। और दूसरा विकर्ण मान लो ये है। बोला कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर 1/2 d1 × 2। तो देखो हम जानते हैं कि सम चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है, ठीक ना, 90 डिग्री पर समद्विभाजक करता है। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखो ये 2.8 है तो ये कितना हो जाएगा 1.4, राइट, आधा हो जाएगा। और इसको मान लो कि डी मान लो, ठीक ना। तो देखो इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री वाला त्रिभुज जो बन रहा है इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार 5 का स्क्वायर बराबर 1.4 का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। तो ये हो जाएगा 25, ठीक। और ये हो जाएगा 96 यानी 19.6। और ये प्लस डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस 19.6। तो ये कुछ हो जाएगा 5.4। तो डी स्क्वायर 5.4 हो गया लगभग। तो डी का वैल्यू कितना आएगा, डी बराबर आ जाएगा लगभग 2 पॉइंट समथिंग, ठीक, 2.5 मान लो, 2.4 ऐसा मान लो, ठीक, डी का वैल्यू। तो अब d1 d2 हमें निकल गया, ये डी दिया हुआ था 2.8, 2.8। और ये d2 कितना निकला है, डी बराबर ये आधा वाला है तो टोटल d2 तो कितना हो जाएगा 2.4 इंटू 2 यानी 4 दूनी के 8.8, लगभग 8.8, ठीक, यानी 9 मान लो, नहीं इसको 9 मान लो तो ये कट जाएगा 1.4। तो 14 नवा 14 पाँचे 70, 14 नवा होता है 126 यानी 12.6 के लगभग आएगा। ये हमने लगभग माना है तो 12.6 के आसपास क्या है 13.44, ऑप्शन नंबर 2, ठीक ना। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं लिया है, एग्जैक्ट लेते तो ये थोड़ा सा 9 के आसपास आता ज़्यादा, और ये 12.6 की जगह 13.44 आ जाता है, ठीक, ठीक ना। और देखो अगला क्वेश्चन तुम लोग यहाँ पर कर लेना कि एग्जैक्ट जो है इसका रूट कितना आएगा 5.4 का, ठीक ना। देखो हम इसका करके बता देते हैं कितना आएगा। और रूट ऑफ 5.4 ये 2.34 आएगा, 2.32 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2.32, 2.32 लिखो, 2.32 हो जाएगा। तो यहाँ से करोगे तो दोगुना करोगे तो 23 दूनी के 46, ये 4.6 समथिंग आएगा। तो यहाँ पे पुट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि 27 के पावर इतना दिया हुआ है बराबर इतना के पावर इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। देखो 27 को क्या लिख सकते हैं 3 के पावर क्यू, 3 का 9, 9 3 27, और ये 2n-1 दिया हुआ है पहले से। 243 को क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 5, दो 3 के 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 या 243, और ये पहले से 3 है, ठीक ना। अब देखो ये बेस सेम है तो पावर सेम होगा, तो 3 इंटू 2n-1 बराबर कितना हो जाएगा 5 इंटू 3, ठीक, ये 3 से 3 कट गया है तो 2n बराबर 2n-1 बराबर 5 हो गया, तो 2n बराबर हो गया 6, तो n बराबर 3, n बराबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास दिया हुआ है कि यदि किसी डाटा का माध्य 65 है और बहुलक 23 है तो उस डाटा का माध्यिका ज्ञात करें, ठीक ना। देखो माध्य दिया हुआ 65, बहुलक दिया हुआ 23, तो अनुभवजन्य सूत्र का उपयोग करके माध्यिका ज्ञात करें। हम जानते हैं मोड बराबर क्या होता है, मोड मीन दिया है 65 और मोड दिया है 23, मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये सबने पढ़ा है, सिंपल पुट कर देना है। मोड दिया है 23, ठीक, मीडियन दिया है 65, सॉरी मीडियन हमें पता करना है, ठीक ना, माध्यिका पता करना है। एक्स मान लो -2 इंटू मीन कितना दिया हुआ है 65, ठीक। ये देखो ये 23 बराबर 3x माइनस
65 दूनी के 130 हो जाएगा, ठीक है ना। 3x बराबर, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा कुछ 130 प्लस 23 153, ठीक। तो इसको x बराबर क्या हो जाएगा 153/3, तो 3×5 = 15, 3×3 = 51। इसका आंसर क्या हो जाएगा 51। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन बोल रहा है कि फैमिली कंसिस्ट ऑफ 2 पेरेंट एंड 3 चिल्ड्रेन, इफ द एवरेज एज ऑफ पेरेंट इज 36 साल एंड द चिल्ड्रेन इज 10 साल, देन फाइंड द एवरेज एज ऑफ फैमिली। 2 पेरेंट हैं, उनका एवरेज एज है 36, मान लो कि मेन प्लस वोमेन पेरेंट है ये, इनका एज कितना है, एवरेज एज 36। तो एवरेज बराबर क्या होता है सम ऑफ एज, सम ऑफ एज ऑफ पेरेंट अपॉन नंबर ऑफ पेरेंट, 2 लोग हैं और एवरेज दिया है 36। तो सम ऑफ एज ऑफ पेरेंट कितना हो जाएगा, सम ऑफ एज ऑफ पेरेंट कितना हो जाएगा 36 दूनी का 72, ठीक। अब बच्चों का कितना है 10 साल है, सिमिलरली वैसे ही सम ऑफ एज ऑफ चिल्ड्रन कितना हो जाएगा, चिल्ड्रन कितना भाई 3 चिल्ड्रन है, तो ये 10 × 3 हो जाएगा यानी 30 साल, ठीक। अब देखो हमें पूरा फैमिली का निकलना है, तो पापा मम्मी का एज इतना है और बच्चों का एज इतना है, तो टोटल एज कितना हुआ भाई, टोटल एज बराबर 72 + 30 यानी 102, ठीक। टोटल कितना लोग हो गए, ये 2 लोग थे और ये 3 लोग हैं, टोटल 5 लोग। तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा सम ऑफ एज यानी 102/5, तो ये हो जाएगा 20.4। तो आंसर कितना हो जाएगा 20.4। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन एंड मैन इज 10:1। ट्रेन और आदमी की गति का अनुपात 10:1 है। ट्रेन की लंबाई 340 मीटर है और एक खंभे को 17 सेकंड में पार कर लेती है। तो आदमी 360 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर पाएगा। एक ट्रेन है और एक आदमी है, ये ट्रेन है और एक ये आदमी है, इसका स्पीड 10 है तो इसका स्पीड 1 है, और ट्रेन की लंबाई 340 मीटर है, एक खंभे को 17 सेकंड में पार कर लेती है, ठीक। तो देखो ट्रेन एक खंभे को 17 सेकंड में पार कर लेती है, तो स्पीड कितना होगा ट्रेन का, स्पीड बराबर हो जाएगा 340/17 यानी 20, यानी 20 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड है, राइट। अब देखो आदमी का स्पीड कितना है, स्पीड ऑफ मैन, अगर ट्रेन की और आदमी की गति का अनुपात 10:1 है, और अगर ट्रेन का स्पीड आ गया 20, तो आदमी का क्या होगा 2, तभी ना 20/2 करेंगे तो 10:1 आएगा, राइट। तो आदमी का स्पीड कितना हो गया 2, यहाँ से निकल गया, ठीक ना। और देखो स्पीड निकल गया और इसका डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी दूरी दिया हुआ है खंभा का 360 मीटर है। तो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी 360/2, तो ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 180 सेकेंड, ठीक। 180 सेकेंड बराबर क्या होता है 3 मिनट, ठीक ना। 60 सेकंड में 1 मिनट, 180 सेकंड में 3 मिनट, ठीक ना। ये हो गया है, ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। स्पीड का अनुपात दे दिया था और हमने एक्चुअल स्पीड निकाल लिया। तो अगर ट्रेन का स्पीड 10 था तो आदमी का 1 था, और ट्रेन का स्पीड 20 है तो आदमी का स्पीड 2 होगा, और टाइम निकालना है डिस्टेंस दिया है तो निकाल लिए यहाँ से। चलो बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि ABC एक पार्टनरशिप करते हैं और ये इतना रुपए इतना 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 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, ठीक ना।
रेशियो ऑफ टाइम, किस टाइम में इन्वेस्ट करते हैं ये टाइम है, और टोटल प्रॉफिट होता है इनका इतना इतना लाभ होता है उनको। तो फाइंड द शेयर ऑफ ए का शेयर बताना है, ठीक ना। शेयर बराबर क्या हो जाएगा भाई, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ए का इन्वेस्टमेंट कितना था 5200 गुणे टाइम कितना है 5, ठीक। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 26,000। बी का ऐसा है, ये हो जाएगा 6,000 इंटू इसका टाइम कितना था 3, तो ये हो जाएगा 36 18,000, ठीक। और सी का इसी तरह निकालेंगे, तो सी का था 6800 इंटू ये भी 5 था, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 34,000, ठीक। अब इनका शेयर का रेशियो निकालते हैं, ए इस टू बी इस टू सी का शेयर का रेशियो कितना हो जाएगा 26,000 इस टू 18,000 इस टू 34,000, ठीक। तो ये कट गया तीनों, ये हम कटा देंगे, ये कट जाएगा 2 से, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 17। अब देखो अब ए का ए का शेयर पूछ रहा है कि ए का शेयर कितना है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया हमारे पास इसको जोड़ने पर हो गया 39, ठीक ना। 17 9 26 और 26 13 39, ठीक 39। और ए का शेयर निकालना है, 13 इसका दिया है, तो 13 इंटू 39 गुणे प्रॉफिट कितना था भाई 15,600 प्रॉफिट। ये हो जाए 3 से कट गया, और 3 से 100 कटाएंगे तो 3 5 15 और 3 दिन के 100 12 5200, ठीक ना। तो इसका आंसर कितना हो गया 5200, यानी ए का शेयर कितना है, ए का हिस्सा 5200 रुपया है, ठीक ना। समझ गए होगे, कुछ नहीं करना है, सबका शेयर निकाल लेना है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करके, और जितना आएगा उसका रेशियो ले लेना है, और रेशियो निकालने के बाद जो ए का यहाँ से शेयर आया है इन सब में शेयर मिला के क्या हो जाएगा 13, टोटल है 39 और 13 इसका ए का है, तो 13/39 इंटू टोटल प्रॉफिट कितना है 15,600, वैसे निकाल लेंगे, ठीक ना। और देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दिन में 7 घंटे काम करने वाला 13 पुरुष 10 दिन में 280 ईंट बना सकते हैं, तो कितने दिनों में 39 आदमी प्रतिदिन 3 घंटे कार्य करके 396 ईंट बना सकते हैं। देखो हमारे पास काम क्या होता है, यहाँ लिखते हैं, वर्क बराबर होता है कितने आदमी ने काम किया, किस रेट से काम किया, मतलब आर पर डे, और कितना दिन काम किया, ठीक ना, यही होता है। तो हम इसको लिखते हैं, कितना 280 ईंटें बनाया है भाई, 13 आदमी ने काम किया, 17 आवर्स पर डे, 7 आवर्स पर डे, प्रतिदिन 7 घंटा तक काम किया, और कितना दिन काम किया 13 दिन, और कितना ईंटा बना है 200 वर्ष से, ठीक। तो एक आदमी एक दिन में कितना करेगा ब्रिक पर डे, मतलब पर ईंटा कितना बनेगा, तो ये हो जाएगा 280, 13 × 7 × 10, 4/13, एक आदमी एक दिन में 1 घंटा पर डे काम करके 4/13 ईंट बना देगा, राइट। अब देखो हमारे पास बोल रहा है कि 39 आदमी 396 ब्रिक 3 आवर पर डे के 3 आवर पर डे अगर करते हैं तो कितना दिन में बना लेंगे, तो मान लें कि लेट डी दिन में बना लेंगे, डी दिन में बना लेंगे ईंटा, तो हम यही फार्मूला यूज कर देंगे। ये हो जाएगा 4/13 हमारे पास आया है एक दिन में, ठीक। और कितने आदमी है भाई 39 आदमी है, और 3 घंटा प्रतिदिन काम कर रहे हैं, और कितना दिन काम करेंगे डी दिन, और टोटल ईंटा कितना बनाना है 396, ठीक, राइट। अब देखो ये 13 से कट जाएगा 3 बार में, 13×3 = 39, ये तितरी करना हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 396/4 गुणे तितरी के 9, इसको घटाएंगे 4 से, कट जाएगा 4×9 = 36, 3 36, 4×9 = 36, ये हो जाएगा 9 से 11, सही है।
11 दिन लग जाएगा उतने आदमी को उतना ईंटा बनाने में, ठीक ना। समझ गया होगा, कुछ नहीं करना है। पहले एक दिन में एक आदमी कितना ईंटा बनाएगा, 1 घंटा काम करके वो निकलना है। और फिर इसको मान लो कि डी दिन में इतना आदमी बना लेगा ईंटा, तो डी से और इतना आया है, एक दिन में कितना बन रहा है इतना, और डी दिन में हमको बनाना है, और 39 आदमी है और 3 घंटा प्रतिदिन काम कर रहा है, और टोटल ईंटा है 396। तो 396 यहाँ पर कर देंगे और इसको सोल्व कर देंगे तो डी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोल रहा है कि द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड इतना 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 लिविंग रिमाइंडर 2, 7 और 19 रिस्पेक्टिवली। देखो ऐसे क्वेश्चन को तुरंत बनाते हैं। 126 में 2 रिमाइंडर बच रहा है, यानी 2 शेष बच रहा है, यानी 124 से वो पूरा पूरा कट रहे होंगे, ठीक। समझ रहा है। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 126 लिविंग्स रिमाइंडर 2, यानी 126 जो नंबर है उस उससे विभाजित करने पर 2 शेष बच रहा है, यानी 124 से वो विभाजित हो गई पूरी तरह। तो इसमें से 124 से कौन कट रहा है, देखो तो समय भाग देखो, देख लो। 37 करेंगे तो 37 तो बिल्कुल नहीं कटेगा। 124 में 27 करेंगे तो ये भी नहीं कटेगा। 124 में 21 31 करेंगे तो ये कट जाएगा 4 बने पूरा पूरा, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 31, और 21 करेंगे तो ये हो जाएगा 20 500। नहीं ये भी नहीं कटेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा, ठीक ना। 125 कटेगा, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 31, ठीक। ऐसा बनाते हैं, सारा सारा कुछ नहीं देखते हैं, बस एक देखो टिक मारो, ठीक ना। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहा है कि एक आदमी एक व्यक्ति ने 25 वस्तुओं को 2500 में बेचा और उसे 10% का नुकसान हो गया, ठीक। तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितनी वस्तुएं 2400 में बेचनी पड़ेगी। देखो कितना वस्तुओं को बेचा है भाई, एसपी कितना है 2500 रुपए है, ठीक ना। और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है, नंबर ऑफ आर्टिकल बराबर 25, ठीक। और बेचने पर इसको लॉस कितना का हुआ, 10% का लॉस हो गया, ठीक। यानी बेचा कितने में भाई 90% सीपी पे, 90% ऑफ सीपी। एसपी बराबर हो जाएगा 90% ऑफ सीपी, ठीक। क्योंकि 10% लॉस हो गया, यानी 90% ऑफ सीपी के 90% पर बेच दिया। तो यहाँ पे निकालेंगे सीपी बराबर क्या हो जाएगा, देखो इसको एसपी बराबर है 2500, ये हो जाएगा 90/100 गुणे सीपी। तो ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ये सीपी बराबर हो जाएगा 2500 गुणे 10/9, ठीक। तो ये कुछ आ जाएगा सॉल्व करने पर 2777.8 इतना आ गया, ठीक है। सीपी इतना आ गया, ठीक। अब देखो एक आइटम का सीपी कितना हो गया, एक आइटम सीपी क्योंकि 25 आइटम है, 25 आइटम का इतना आ गया, तो एक आइटम का कितना होगा 2777.8/25। 25 आइटम है हमारे पास, तो ये कितना आ जाएगा 111.1। माने एक आर्टिकल का उसका जो कॉस्ट प्राइस है 111 रुपया है, ठीक। और उसे चाहिए प्रॉफिट चाहिए भाई 20%। यहाँ पर प्रॉफिट बराबर 20%, 20% प्रॉफिट चाहिए, तो उसका एसपी कितना हो जाएगा, सीपी इंटू 120%। देखो उसे 20% प्रॉफिट चाहिए, तो सीपी अगर 100 रुपये है तो प्रॉफिट लेके कितना हो जाएगा 120%, सीपी का 120% उसको चाहिए। मान लो कि उसका सीपी सीपी बराबर 100 रुपये था, तो उसका जो एसपी है 20% लाभ कमाने के लिए 120 रुपया हुआ, तो 120% हो गया कि नहीं, ठीक। 20% लाभ कमाने के लिए उसको 120% होना चाहिए सीपी का, राइट। तो देखो यहाँ पर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा एसपी बराबर हो जाएगा, सीपी हमारे पास दे दिया है 2778 गुणे 120/100, ये इतना हो गया। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा लगभग इस गुणा गणित करेंगे
तो ये हो जाएगा कुछ चलो इसको कटाते हैं। कटाओगे तो कितना आएगा, ये सीपी एक आइटम का निकाल रहे हैं ना हम लोग, सॉरी एक आइटम का एसपी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे ये 100 इतना नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग एक आइटम का निकाल रहे हैं, ध्यान देना। तो इस एक आइटम का सीपी कितना है, 111। तो यहाँ पे कितना होगा, 111, ठीक ना। और ये 1.2 हो जाएगा, 1.2। तो 111 इंटू 1.2 करेंगे तो ये समथिंग आएगा 1.133, ठीक ना। 133 के आसपास ये आएगा, ठीक ना। तो अब देखो एक आइटम का सीपी कितना हो गया, वन आइटम का सीपी बराबर हो गया एसपी, सॉरी एसपी 133। और टोटल आइटम कितना खरीदेगा, टोटल नंबर ऑफ आइटम कितना सोल्ड करेगा, ठीक। देखो उसने टोटल हाउ मेनी आर्टिकल सोल्ड इज सेल 4 रुपये 24 सौ, 2400 में टोटल बेच दिया है। और एक आइटम बेच रहा है 133 पर, तो टोटल आइटम कितना हो गया, 2400 अपॉन 133। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18। उसने बेचा है 2400 में और एक आइटम बेचा है 133 रुपये में, तो नंबर ऑफ आइटम कितना हो जाएगा, 2400 अपॉन 18, ठीक ना। 2400 अपॉन 133 बराबर 18 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कार इज मूविंग अराउंड अ शेप स्क्वायर पार्क विथ एक कार वर्गाकार पार्क के चारों ओर प्रत्येक भुजा पर अलग अलग चाल से घूम रही है। यदि चाल 30 प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक पूरे चक्कर के लिए कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। मान लो एक स्क्वायर है, ऐसा एक पार्क बनाया गया है, ठीक ना। मान लो कि इसका डिस्टेंस एक्स है, तो चारों का एक्स हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर का सभी भुजा बराबर होती है। और एक कार है जो चल रही है, ठीक ना, और प्रत्येक पर अलग अलग चाल से चल रही है। तो मान लो कि ये ए बी है, ये बी सी है, ये सी डी है, ये सी है, ठीक ना। हमने इसका नाम दे दिया ए बी पर एक्स। द टाइम ऑफ ए बी पर चलने में कितना टाइम लग जाएगा उसको, एक्स अपॉन जो टाइम स्पीड कितना था 30, इतना लग जाएगा। सिमिलरली बी सी पर कितना लग जाएगा टाइम, एक्स अपॉन इसका था 20, ठीक। और सी डी पर कितना लग जाएगा, एक्स अपॉन इसका है 15, ठीक ना। और इसी तरह डी ए पर कितना लग जाएगा, एक्स अपॉन 10, ठीक। ये हमने टाइम निकाला है। और पूछ रहा है कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ कार। एवरेज स्पीड ऑफ कार क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक। और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 4x अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया, ये टाइम इसका ये सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा एक्स, एक्स बाई 30 प्लस एक्स बाई 20 प्लस एक्स बाई 15 प्लस एक्स बाई 10। तो इन सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा सबका 60, ठीक। अब देखो 30 दूना का 60 होता है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस ये 20 × 60 और ये x है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस ये 15 × 4 = 60, ये हो जाएगा 4x प्लस ये x अपॉन 10 है तो 6x हो जाएगा, ठीक। तो 6 × 4 = 10 और 10 × 5 = 15, ये हो जाएगा 15x अपॉन 60, ठीक। 4 से कट जाएगा, ये x/4 हो जाएगा। और ऊपर कितना था 4, 4x, तो x से x कट गया, 4 ऊपर चला गया, तो ये हो जाएगा 4 × 4 = 16, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 किलोमीटर पर आवर। इसका एवरेज क्या है, 16 किलोमीटर पर आवर, राइट। देखो ये क्वेश्चन समझ गया होगा। टोटल डिस्टेंस निकालना है और फिर टोटल टाइम को उससे डिवाइड कर देना है, एलसीएम निकाल लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि
एक नाव धारा के साथ 2 घंटे में इतना किलोमीटर और धारा के विपरीत इतना किलोमीटर दूरी तय करती है। साथ ही यह धारा के साथ इतना मिनट मिनट में इतना किलोमीटर और धारा के विपरीत इतना किलोमीटर दूरी तय कर सकती है। तो धारा के साथ किलोमीटर प्रति घंटा में नाव की गति कितनी है? देखो मान लो कि धारा की गति मान लो लेट बोट स्पीड एट डाउन स्ट्रीम मान लो कि डी है, ठीक ना। और अप स्ट्रीम कितना है, विपरीत कितना है, यू मान लो, ठीक ना, यू मान लो। तो हमें दे दिया है 2 घंटे में इसका टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस 7.2 कवर करने में टाइम लगेगा टी बराबर 7.2 अपॉन डिस्टेंस डी प्लस ये कितना हो जाएगा 3.2 अपॉन यू। और टोटल टाइम कितना दिया है 2 घंटे, ठीक है। ये इक्वेशन 1 होगा, ठीक। और इसी तरह इक्वेशन 2 बना लेंगे 1.5 अपॉन डी प्लस 0.6 प्लस यू बराबर इसका 24 मिनट दिया है, तो इसको घंटा में बदलेंगे तो ये 24/60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.4, ठीक ना। ये हो गया इक्वेशन 2। देखो हमें टू अननोन है डी एंड यू और 2 इक्वेशन है, ठीक है। हम इन दोनों को सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने पर क्या आ जाएगा, सोल्व करोगे तो हमारे पास डी का वैल्यू आएगा 6 और यू का वैल्यू आएगा 2, ठीक। ये हमारे पास आ गया। तो बोल रहा है, क्या पूछ रहा था, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट व्हेन गोइंग डाउन स्ट्रीम। तो जब बोट जो है डाउन स्ट्रीम जा रही थी तो उसका स्पीड कितना था, 6, ठीक ना। आंसर हो जाएगा 4। इन दोनों इक्वेशन को बेसिकली सोल्व करना है। देखो एक बार फिर से हम समझा दे रहा हूँ। एक बोट का स्ट्रीम मान लो कि धारा के गति में धारा के साथ डी है और धारा के विपरीत जो है यू है। तो धारा के दिशा में जा रही है 7.2 किलोमीटर, तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी दूरी अपॉन चाल। दूरी ये है, चाल ये है, ठीक। और प्लस ये 3.2 दिन विपरीत में जा रही है, तो ये विपरीत वाला 40 के साथ भागा हो जाएगा। और टोटल टाइम यही है, 2 घंटा लग रहा है इसको ये सब करने में, तो 2 लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पर 1.5 अपॉन डी डाउन स्ट्रीम में और 0.6 अपॉन यू अप स्ट्रीम में, और इसको टाइम लग गया 24 मिनट यानी 0.4 घंटा। और हमारे पास 2 इक्वेशन हो गया, 2 अननोन हो गया, और इसको सोल्व करने पर डी का वैल्यू 6 आ रहा है, यू का वैल्यू 2 आ रहा है। तो हमें यही पूछ रहा है कि डाउन स्ट्रीम में नाव का चाल कितना था, यानी धारा की गति में नाव का चाल कितना था, तो ये 6 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल वायर What is the length of cylindrical wire of radius 6 cm that can be drawn from a copper sphere of radius 21 सेंटीमीटर। एक कॉपर का स्फेयर है, इसका रेडियस कितना है 21, और एक है सिलेंड्रिकल वायर, ठीक ना, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इसका लेंथ कितना चाहिए कि जो इसको एक कॉपर का स्फेयर बना दिया जाए। तो देखो ऐसे में वॉल्यूम को बराबर करते हैं, क्वेश्चन को तुमने पढ़ा होगा कि ऐसे क्वेश्चन में वॉल्यूम को बराबर कर देते हैं, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना इसका वॉल्यूम कर देंगे, तो हमें लेंथ इसका मिल जाएगा, ठीक ना। लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल वायर, देखो इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, स्पेयर का 4/3 पाई आर क्यू, ठीक। और इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर एल, एल यानी एच, लेंथ पूछ रहा है, और इसका जितना वॉल्यूम होगा उतना वॉल्यूम इतना होगा, सिंपल सी बात है। हम इसी के तार को लपेट रहे हैं, स्पेयर बना रहे हैं उसको, तो उसका वॉल्यूम बिल्कुल सेम होगा। यहाँ से ये होगा, देखो पाई से पाई कट जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 4/3 इंटू आर का वैल्यू दिया है 21 सेंटीमीटर, यानी 21 इंटू 21 इंटू 21, ये हो जाएगा। और इसका आर का वैल्यू था 6, यानी 6 इंटू एल, ठीक। तो एल का वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से, 3×7=21, तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा 4×3 7 इंटू 21 अपॉन 6 इंटू 6, 3 से कटाओ, 3×2 = 6, 3×7=21, आइए 2 बार में कट जाएगा,
3 दूनी का 6, 3 7 21, ये 2 से 2 कट गया, तो ये हो जाएगा 7 का क्यूब यानी 243, सॉरी 343, ये हो जाएगा 343, यानी ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, करना कुछ नहीं है, इसमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दोनों का वॉल्यूम बराबर कर देना है, तभी ना जितना वॉल्यूम हम इसका लपेट रहे हैं उसी को सिलेंडर बना रहे हैं, दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो हमारा मैथ का पोर्शन खत्म हो गया। चलो अब जल्दी से जीके का पोर्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 निम्नलिखित में से किसके बारे में है। अनुच्छेद 79 जो है वो संसद का प्रावधान के बारे में है, ठीक ना। जो अनुच्छेद 79 है वो संसद के प्रावधान के बारे में बताया गया है इसमें, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 8। चलो क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर बना है। तो नदी है भागीरथी और बिलंगना। ये भागीरथी और बिलंगना के बिलंगना जो नदी है उनके संगम पर टिहरी बांध बनाया गया है, सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक ना, इसको याद रखना। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति, ये होता 330, अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, इसको याद रखना, ठीक ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एट ब्राउन कोल, ब्राउन कोल बोलते हैं लिग्नाइट को, ठीक ना, लिग्नाइट, ब्राउन कोल क्या होता है, लिग्नाइट, लिग्नाइट को ब्राउन कोल बोलते हैं, ठीक ना, इसको याद रखना। और सबसे ज्यादा जो होता है, सबसे ज्यादा जो कोयला, इंपॉर्टेंट कोयला जिसमें बहुत ज्यादा कोयला का परसेंटेज बहुत ज्यादा रहता है, उसका क्या नाम है, एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट। इसमें कार्बन की परसेंटेज बहुत ज्यादा रहती है, 94% के आसपास रहती है, ठीक ना। लेकिन जो भूरा कोयला है उसको लिग्नाइट को बोलते हैं, ठीक है। भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, एटली थे, एटली, लॉर्ड एटली। ये एक ऐसा आदमी था जिसको बोला गया कि अगर उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री एटली नहीं होता तो भारत उस समय आज़ाद ही नहीं हो पाता। इसने ही पेपर साइन करके कह दिया कि ठीक है भारत को आज़ाद कर दो और अंग्रेजों भारत आ जाओ, ठीक ना। ये बहुत ही अच्छा प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इसलिए लिखा है थे, था नहीं लिखा है, देख रहे हो, थे लिखा है, रिस्पेक्ट, क्योंकि ये अच्छे थे, इन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में काफी मदद करी थी, सारा पेपर वर्क पर साइन किया था इन्होंने। कुमायूनी, कुमायूनी भाषा किस देश में, किस स्टेट में बोली जाती है, तो ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड में कुमायूनी भाषा बोली जाती है, पहाड़ी भाषा है ये, ठीक ना। दासाला, हु इंस्टीट्यूट द लैंड रेवेन्यू सिस्टम, दासाला अकबर ने चलाया था, अकबर ने दासाला नामक लैंड रेवेन्यू सिस्टम चलाया था। इसे जो किसान खेती करते थे उसका एक रेवेन्यू देते थे अकबर को, जिसका नाम इसने रखा था दासाला। देखो व्हाट इज द थीम ऑफ 10th नीति आयोग गवर्नमेंट काउंसिल मीटिंग, इसका है विकसित राज्य भर विकसित भारत 2047। ऐसा कहा गया है कि आजादी के 100वें वर्ष, आजादी के 100वें वर्षगांठ पर नीति आयोग का एक जो है थीम है कि हमारा जो विकसित राज्य और विकसित भारत 2047 तक बना देना है, ठीक ना, इसका थीम यही है। 100वें वर्षगांठ पर देखो हमारा देश आजाद हुआ था 1947 और जो 2047 है वो 100 साल हो जाएगा, तो 100वें वर्षगांठ पर विकसित राज्य और विकसित भारत को अटेंड कर लेना है, ठीक ना, यही इसका बैठक में बताया गया था, उसका थीम रखा गया था। देखो व्हाट इज द टेन्योर फॉर कंटेम्पलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, महालेखा, महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना साल का होता है, देखो 5 साल का नहीं होता है, ध्यान रखना। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, कंटेम्पलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनका कार्यकाल 6 साल के लिए होता है, ठीक ना, ये 5 साल के लिए नहीं होता है, इनका याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है और सब लोग 5 साल मार के आ जाता है, ठीक ना, तो भी काफी गलत होता है, अपने आप में रंग हो जाता है। कह रहा है कि व्हिच डिस्ट्रिक्ट वाज रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड एज
ग्रांटेड डिस्ट्रिक्ट स्टेटस ऑफ नागालैंड, नागालैंड में किस एक नए जिला को मान्यता दिया गया है, तो वो है मेलूरी। मेलूरी को एक नया जिला के तहत मान्यता दे दिया गया है, जो कि है नागालैंड में, राइट। अब देखो, मैकाले का स्मरण पत्र के आधार पर अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 में पेश किया गया था ये, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मैकाले मिनट। इसको मैकाले मिनट का नाम दिया गया था, जिसने ये एजुकेशन सिस्टम एक्ट था भारत में कैसे पढ़ाई होगा, किस तरह इंग्लिश को प्रमोट करना है भारत में, इसके लिए उसने एक स्मरण पत्र लाया था अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम को, जो कि 1835 में पेश किया गया था, ठीक ना। इसको याद रखना है। Which of the following is not mentioned in the part 621 of Indian Constitution? 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से राज्य को मेंशन नहीं किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब को 21 कॉन्स्टिट्यूशन में 21 पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है, इसको याद रखना है, ठीक ना। गोल्ड फाइल का प्रयोग पूरा करने के बाद रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के आधार की तुलना नाभिक में आकार बहुत छोटा है, क्योंकि प्रत्येक अल्फा कण 12,000 अल्फा कणों में से एक गोल्ड फाइल से टकराने के बाद विभाजित हो गया, ठीक है, ये सही है। जब उन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया तो देखा कि बहुत सारे जो थे वो अल्फा कण डायरेक्टली पास कर गए एटम को, लेकिन 12,000 में से एक अल्फा कण था जो विभाजित हो गया, अपने पाथ से वापस आ गया, विक्षेपित हो गया। तो उन्होंने इससे ये पता लगाया कि जो न्यूक्लियस है, नाभिक है, वो पूरे एटम के तुलना में बहुत ही छोटा है, क्योंकि 12,000 अल्फा कण फेंकने पर एक अल्फा कण सिर्फ पीछे विपचित हुआ। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो एटम है उसका न्यूक्लियस है बहुत ही छोटा है उसके कंपेरिजन में, ठीक ना। चलो हो गया। किस देश ने जीनोम संपादित चावल की किस्मों को विकसित करने वाला पहला देश बन गया? ये भारत है अपना। भारत ने जीनोम संपादित चावल की किस्मों को विकसित किया है, ठीक ना। जीनोम एडिटेड राइस वेराइटी को भारत में डेवलप किया गया, इसको याद रखना है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस इंडिया आर पार्टिसिपेटिंग इन सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल? 244। जो जो भारत में मॉक ड्रिल होने वाला था 7 मई को, उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट ने पार्ट लिया? 244, ऑप्शन नंबर 4। Which of the following women cricketer bagged the ICC Women Player of the Month Award for October? निम्नलिखित में से किस महिला ने क्रिकेटर ने अक्टूबर के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता? तो इसका आंसर है हेलो मैथ्यूज। हेलो मैथ्यूज ने आईसीसी महिला कप का अक्टूबर का मंथ ऑफ पुरस्कार जीता है, ठीक ना, प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। व्हाट इज द ड्रिल परफॉर्म ड्यूरिंग वज्र प्रहार? वज्र प्रहार के दौरान किया जाने वाला प्रमुख अभ्यास क्या है? तो ये होता है लड़ाकू वायु नियंत्रण, ठीक ना, कम्बाइंड एयर टेक्नो कंट्रोलिंग। जो वज्र प्रहार है उसमें जो कम्बैट एयर कंट्रोलिंग को यानी लड़ाकू विमान को नियंत्रण किया जाता है, ठीक ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी स्टेशन ऑफ झारखंड विल बी रीडेवलप अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम? अमृत भारत स्टेशन, अमृत भारत स्टेशन स्कीम में झारखंड के जो कितने स्टेशन है उनका पुनर्विकास किया जाएगा, रीडेवलपमेंट किया जाएगा। तो इनका नंबर है 20। 20 ऐसे स्टेशन है जिनको रीडेवलप किया जाएगा। मिशन का क्या नाम है? अमृत भारत स्टेशन स्कीम। चलो ये जो क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम में, जो एनटीपीसी का एग्जाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आएंगे आपको, ठीक ना, ध्यान रखना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? विजिलेंस कमीशन का मेन फंक्शन होता है इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक ना। जितना भी विजिलेंस कमीशन का हो, सेंट्रल हो स्टेट हो, उनका इन्वेस्टिंग ही मेन जो होता है फंक्शन होता है, जांच अभिकरण करना, ठीक ना, जांच करना, निगरानी रखना, सतर्क करना लोगों को। ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
टू वर्कशीट का नाम बदलने के लिए आपको सीट पे, और वर्कशीट को बदलना है तो हम सीट पे डबल टाइप करते हैं, ठीक ना। बीएसएनएल विभाग को पहले सिलोन, बीएसएनएल विभाग को पहले क्या जाना जाता था, सिलोन के नाम से जाना जाता था, ठीक ना। हो गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ आयनिक कंपाउंड, टर्मेरिक नहीं होगा, टेबल साल्ट यस, शुगर नहीं होगा, सल्फेट नहीं होगा। देखो जो टेबल साल्ट है NaCl, इसको हम पानी में डालेंगे तो ये Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, तो ये एक एग्जांपल ऑफ आयनिक कंपाउंड है, ठीक ना, आयनिक यौगिक है, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा टेबल साल्ट। इन MS वर्ड कंट्रोल प्लस आर राइट, कंट्रोल प्लस आर से क्या जाते हैं, राइट, स्क्रीन के राइट पे जाते हैं, ठीक ना। कोई टेक्स्ट लिखे हो, मान लो कि ABCD लिखे हो और चाहते हो कि हमारे राइट राइट साइड पे आ जाए, तो हम कंट्रोल प्लस CTRL प्लस आर दबा देंगे, तो जो बीच में था वो राइट साइड में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, जो कंट्रोल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो महालेखा भारतीय महालेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख क्या होता है, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द गिवन रिएक्शन, इसमें से बैलेंस केमिकल रिएक्शन कौन है, तो देखो हम मॉलिक्यूल को मिलाते हैं, इसमें आयरन 1 है, इसमें आयरन 3 है, तो ये नहीं होगा। इसमें आयरन 3 है, इसमें आयरन 3 है, ठीक। इसमें H2 2 है, इसमें H2 4 है, ये नहीं होगा। इसमें आयरन 3 है, इसमें आयरन 3 है, ठीक। इसमें H2 4 दूनी के 8 है, इसमें H2 4 दूनी के 8 है। इसमें ऑक्सीजन 4 है, तो इसमें ऑक्सीजन 4 है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। इसमें आयरन 3 है, इसमें आयरन 3 है, इसमें ऑक्सीजन 4 है, इसमें ऑक्सीजन 4 है, ठीक। इसमें H2O 8 है, इसमें H2O 2 है, ये नहीं होगा, ठीक ना। तो हम एक एक एटम को मिलाकर देख लेते हैं, मॉलिक्यूल को, फिर हम बैलेंसिंग चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। The plain along the Bay of Bengal in the southern part of India is known as कोरामंडल कोस्ट। बे ऑफ बंगाल के साउथर्न पार्ट को क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी के स्थित मैदानों के साउथर्न पार्ट, दक्षिणी भाग को कोरामंडल बोला जाता है, कोरामंडल तट इसको बोला जाता है, याद रखना है इसको। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज नॉट पार्ट ऑफ लक्काद्वीप आइलैंड, मतलब लक्षद्वीप का कौन सा पार्ट नहीं है, तो है तिलचुंग, तिलचुंग जो है वो लक्षद्वीप का पार्ट नहीं है, बाकी ये सब लक्षद्वीप का पार्ट है, ठीक ना। श्याम प्रसाद मुखर्जी रबन मिशन वाज लॉन्च इन 2016, 2016 में श्याम मुखर्जी रर्बन मिशन को लॉन्च किया गया था, राइट। व्हाट इज गविष्टि, गायों को खोजना, गविष्टि क्या थी भाई, गायों को खोजना, गायों को खोजना गविष्टि कहा जाता था। What GDP growth rate has International Monetary Fund IMF written for India during the फाइनेंशियल ईयर मार्च 31 2025, 7%। उन्होंने बोला है कि हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है GDP है वह 7% बरकरार रहने की संभावना है, ठीक ना, बरकरार रख दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7%। सत्याग्रह सभा कब फाउंड किया गया था, 1919 में, ठीक ना। गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह सभा 1919 में फाउंडेड किया गया था, स्थापना की गई थी इनका, ठीक ना, और रॉलेट एक्ट के जस्ट बाद। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड देयर शैल बी 22%, जो 22% वो आर्टिकल 63 में, 22% भारत में होना चाहिए, ऐसा 63 के आर्टिकल में लिखा गया है, संविधान के आर्टिकल 63 में, ठीक ना, इसको याद रखना इम्पोर्टेंट है। अमरकंटक सोर्स प्लेयर ऑफ सोन रिवर इज मैकाल, मैकाल रेंज में जो है अमरकंटक, जहाँ से सोन नदी निकलती है वो मैकाल रेंज में आता है, ठीक ना, इसको याद रखना है। भारत सरकार एक स्वास्थ्य आयुष्मान भारत योजना प्रदान कर रही है,
इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशों के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं 47। अनुच्छेद 47 के ये अंतर्गत आते हैं कि एक स्वास्थ्य योजना भारत जो सरकार कर रही है, ऐसे जो योजना होते हैं वो अनुच्छेद 47 के तहत आते हैं, राइट। अब देखो, किस आवाज को नोबेल प्राइज का अल्टरनेट बोला जाता है, ठीक। ये होता है राइट लाइवलीहुड अवार्ड। जो राइट लाइवलीहुड अवार्ड है, इसको अल्टरनेट नोबेल अवार्ड बोला जाता है, वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ये याद रखना, पूछ सकता है। अब देखो, चेरनोबिल की दुर्घटना कब हुई। चेरनोबिल जो है वहां पर परमाणु दुर्घटना हो गई, ठीक ना, एटॉमिक एटॉमिक डिजास्टर कब हुई थी भाई, 1946 में, ठीक। 1946 में जो चेरनोबिल का परमाणु दुर्घटना हो गया था, न्यूक्लियर डिजास्टर या एटॉमिक डिजास्टर हो गया था, ठीक ना। आर्टिकल 148 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गाइड टुवर्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ कंटेम्प्लोरर एंड ऑडिटर जनरल। देखो, इससे 3 क्वेश्चन आ गया है। CAG कंटेम्प्लोरर एंड ऑडिटर जनरल से 3 क्वेश्चन आ गया है इस पेपर में। आर्टिकल 140 के तहत ये चुने जाते हैं। जितना भी महालेखा का परीक्षा होता है उसके ये हेड होते हैं, ठीक ना, इसको याद रखना है। और इनका जो होता है 6 साल के लिए चुनाव होता है, 6 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक। अब देखो, एज पर आर्टिकल 123 द ऑर्डिनरी मेकिंग पावर ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर इज प्रेसिडेंट। देखो, प्रेसिडेंट इज सुप्रीम। प्रेसिडेंट जो होता है सुप्रीम होता है। आर्टिकल 123 के तहत ये बताया गया है कि कोई भी अगर राष्ट्रपति अध्यादेश बनाने की शक्ति, सबसे महत्वपूर्ण शक्ति जो है अध्यादेश बनाने की शक्ति है, वह राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक ना। ये बहुत विधायक शक्ति है, महत्वपूर्ण शक्ति है, जो आर्टिकल 123 के अनुसार अध्यादेश बना सकता है राष्ट्रपति, राइट। अब देखो, इसमें से किस झील को श्रीनगर का गहना कहा जाता है, श्रीनगर का ज्वेल कहा जाता है, तो ये डल झील है। डल झील को श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन धन की स्वतंत्रता की रोकथाम है का उल्लेख किया गया है। किस संविधान के किस आर्टिकल में, आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 में ये कहा गया है कि जो समान कार्य के लिए समान वेतन है, ये रोकथाम कर सकते हैं हम, इसका धन के संतकरण में रोकथाम कर दे सकता है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कैन बी प्रिवेंटेड टुवर्ड द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इज मेंशन अंडर आर्टिकल नंबर 39, ठीक ना। प्रिवेंट कर सकता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए, ठीक ना। वर्क अलग अलग होता है, भले सेम टाइम हो, लेकिन वर्क का टाइप अलग अलग होता है, तो आप इक्वल पे नहीं कर सकते। मान लो कि एक सीईओ है, वो अभी 5 घंटा टाइम कर रहा है, और एक मजदूर है, मजदूर यानी श्रमिक, ठीक है ना, मजदूर नहीं श्रमिक है, वो 5 घंटा कर रहा है, तो इसको ज़्यादा पैसा मिलता है, इसको कम पैसा मिलता है। लेकिन कह रहा है कि इक्वल दोनों टाइम में काम कर रहा है, दोनों को इक्वल पे मिलना चाहिए, लेकिन इसका जो प्रिवेंट किया जा सकता है 139 में, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। पोजीशन के हिसाब से सैलरी मिलता है, राइट। चलो देखो, हम यहाँ तक मैथ प्लस जीके प्लस जीएस ये कर लिया है, ठीक है ना। और हमारे पास रीजनिंग रह गया है, ठीक है ना, 71 से 100 तक। तो अभी टाइम हो चुका है यार, हम ना रीजनिंग को अलग अलग भाग में देख लेंगे, ठीक है ना। हमारे पास 71 क्वेश्चन, हमने 70 क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, मैथ प्लस जीके जीएस हमने 70 क्वेश्चन कर लिया है। हम रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कल कर लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। 70 क्वेश्चन हमने कर लिया है लगभग, तो रीजनिंग हम लोग कल कर लेंगे या अगले दिन में कर लेंगे। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा है बताना है, ठीक है ना। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत मेहनत लगता है ये सब पढ़ाने में, बनाने में, पीपीटी सब, ठीक है ना। थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो अच्छा रहेगा। और बाकी क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है वो बताना है आप लोगों को, ज़रूर बताना है कमेंट में। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, देखते रहना है वीडियो को, और जो आपको क्यूरी है, सजेशन है, वो देते रहना है, ठीक है ना। तो चलो
बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए वीडियो शुरू से आखिर तक। और पढ़ते रहो अच्छे से, मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन तो नौकरी लगना ही है। ठीक है, चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू।